नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, आप सबके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। जी हाँ, अगर हम बात करें, देखो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ ही यहाँ पे टाइमिंग बचा हुआ है देन एग्ज़ाम्स में। अगर बात करें यहाँ पे, आज का सेशन है सॉल्व पेपर। जी हाँ, और जितने भी डेज यहाँ पे बचे हुए हैं सभी महामैराथन होगा। ओके, अब कंटिन्यू, ठीक है ना। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का टेस्ट कर लेते हैं। और अगर हम टेस्ट की बात करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ना आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, बहुत बेहतरीन एक्स्ट्रा पॉइंट्स में भी रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन। और ये स्पेशल मैंने अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जी हाँ, वहीं से उठाए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? जो 1875 का अलीगढ़ आंदोलन है उसमें जो है किसका नाम जुड़ा है? देन देखो, सीधा सीधा मैं आंसर बता दे रही हूँ, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट होगा, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, चलो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम जान लेते हैं। अब देखो, सर सैयद अहमद की यहाँ पे बात हुई है, अब इनका नाम जुड़ा है तो ये भी जान लेते हैं ये कब जुड़ा। तो उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में देखो मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और इसके पश्चात इन्होंने विज्ञान और संस्कृति का भी प्रचार किया एक केंद्र के रूप में। ठीक है, बाद में इन्होंने 1920 में इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में कर दिया गया। देखो, पहले इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, फिर इसका नाम यहाँ पे चेंज करके, ठीक है ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हुआ है। क्लियर। और ये कौन है? सर सैयद अहमद खान है, जो कि 1875 के अलीगढ़ जो आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत थूंदा है, बहुत ग्रेट क्वेश्चंस है, बहुत ग्रेट इसका जो है यहाँ पे सॉल्यूशंस था। आई होप क्लियर आपको हो गया। दैट्स इट। कोई भी जो है इश्यूज आपको नहीं होना चाहिए। स्क्रीन पर सेकेंड क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने सबसे जो है, अगर बात करें, विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहा जाता है? और ये करने वाले कौन है भैया? लॉर्ड डलहौजी है। इन्होंने ईस्ट कंपनी में गवर्नर जनरल में से, ठीक है, बात करें सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी आपकी लॉर्ड डलहौजी ने। चलो, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पॉइंट्स है, वो हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, देखो जैसे और भी आपके यहाँ पे ऑप्शंस थे कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स, इन्होंने क्या क्या किया है, इनका संबंध किससे जुड़ा हुआ है। अब भैया हमने क्वेश्चंस देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से किसका नाम जुड़ा है, तो यहाँ पे डलहौजी का नाम जुड़ा है। अभी ऐसे बहुत सारे ऐसे ही आंदोलन हुए, तो उनमें किस किस का नाम जुड़ा है। अगर आपसे पूछे कि भंग आंदोलन होता है, इसके साथ में किसका नाम जुड़ा है? इसके साथ में जुड़ा है कर्जन का नाम। अगर आपसे ये पूछे कि बताना है यहाँ पे कि जो अगर बात करें माउंटबेटन योजना, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इसका संबंध किसके साथ जुड़ा है? किसका? तो लॉर्ड माउंटबेटन का। अगर बात करें यहाँ पर कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स है, देन आपको याद रखना है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेशन रहेगा, ठीक है ना। स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताना है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है भैया, उसकी जो स्थापना है वो यहाँ पे किसने की थी? तो हम बताए ना, उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, तो बहुत बेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात हुई है, तो चलो हम इसकी टाइमिंग जान लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये कब होती है, तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास, ठीक है, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। अगर ये पूछे स्थापना कब हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेट क्वेश्चन है। या फिर ये पूछे किस महाविद्यालय में हुई, तो ध्यान से देख लो। अगर ये पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो यहाँ पे स्थापना हुई कब हुई, किस कॉलेज में हुई, फिर ये भी पूछ सकते हैं किसके संस्थापक, ठीक है, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम जी थे। और यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।
जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। हर एक पॉइंट से, हर एक लाइन से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कैसे बनता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना कब होती है? ठीक है। फिर यहाँ पे किस महाविद्यालय में होते हैं? इसके संस्थापक कौन थे? यह आपका कौन सा अधिवेशन था? और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय जो यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना है, इसके बारे में फुल यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कवर की हुई है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है 1908 ईस्वी में बात करें मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने वाले का प्रथम जो करने का जो प्रयास था वो किसने किया था? देखो, मुजफ्फरनगरपुर में न्यायाधीश जो है किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किस किसने किया था? अब ये आपको पता है ना, इनके पीछे ऐसे लगा रहता है कि जो है हिस्ट्री में ना यही होता है। देन आपको पता भी है कि इसको मारो, इसको मारो, अब मुझे यहाँ पे गद्दी पे बैठना है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यही चलता रहता है। ओके, तो बात करें यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने। देखो, एक तो प्रफुल्ल चाकी था और इसी के साथ में खुदीराम बोस था। इन्होंने ना किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था आपका। ओके, चलो भैया, नेक्स्ट है स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन, जबरदस्त मस्त क्वेश्चन है होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने किसमें मुलाकात की थी? ठीक है, कहाँ पे, किस स्थान पे? बॉम्बे है, कलकत्ता है, लाहौर है या फिर दिल्ली है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों में मुलाकात की थी। कहाँ पे की थी ये मैंने आपको बताया भी है। कहाँ पे की थी? बॉम्बे में की थी, ठीक है, मुंबई में, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। कहाँ पे की थी? बॉम्बे में की थी, मुंबई में की थी। ओके, फाइनली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन है, जबरदस्त। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक जो है सेवानिवृत्त अंग्रेजी यानी कि ICS अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। किस वर्ष किया था? देखो, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। किस वर्ष किया था? ये इन्होंने 1884 में किया था। हम भारतीय राष्ट्रीय संघ, अब इसकी स्थापना, संघ, इन सब की बातें हो रही है, तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। किसने किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। कभी किया था? इन्होंने 1884 में किया था। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, दिमाग में फिक्स करने हैं। फिर महात्मा गांधी आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? फिर महात्मा गांधी की यहाँ पे बात करते हैं, तो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष फिर किस वर्ष बने? क्या 1923 में बनते हैं, 24 में, 25 में या फिर 1922 में बनते हैं? मोस्टली बात करेंगे ये यहाँ पे 1924 में बनते हैं महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। यहाँ पे कब बनते हैं? 1924 में बनते हैं, ठीक है जी, याद रखना है। अभी देखो यहाँ पे महात्मा गांधी जी, तो आपके ना बहुत सारे अधिवेशन होते हैं। अगर यहाँ पे देखो महात्मा गांधी वाला अधिवेशन पूछा है कब हुआ, तो महात्मा गांधी जी का जो अधिवेशन है 1924 में। और ये देखो कहाँ पे हो, अगर ये भी पूछे बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, अगर ये भी पूछे ये कौन सा अधिवेशन था, 40वां अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ पे सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा है ओनली कि महात्मा गांधी जी जो है आपके, ठीक है ना, किस वर्ष यहाँ पे जो है अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, बस। तो ये भी तो पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने ये कौन से अधिवेशन के थे, तो नंबर है 40वां। फिर ये भी पूछ सकता है कहाँ पे आयोजित किया गया था, कहाँ पर बने थे, तो भैया बेलगांव में। ओके, अभी देखो बहुत सारे अधिवेशन है, ये 40वां है, तो 39वां देखते हैं, 38वां देखते हैं, फिर 41वां। एक विशेष अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता दिल्ली में जो अबुल कलाम आज़ादी वो करते हैं 1923 में। फिर 1923 में जो है 39वां अधिवेशन होता है, जहाँ पे मौलाना मोहम्मद अली काकीनाडा में यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए चुने जाते हैं। फिर 1922 में 38वां अधिवेशन होता है देशबंधु चित्तरंजन दास गया में। फिर यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने जाते हैं। अब 40 में तो हमारे महात्मा गांधी जी हुए। अब अगर भैया 41वां पूछे कौन है, तो 41वां अधिवेशन 1925 में होता है और यहाँ पे श्रीमती सरोजनी नायडू जी जो कि कानपुर में इसकी अध्यक्षता के लिए ये चुनी जाती है, ठीक है ना, है कि नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे डन है, और भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी हमारे क्लियर हो चुके हैं,
ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर 8 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब और कहाँ पे गाया गया। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही हुंदा रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो राष्ट्रीय गान देखो कब, दिसंबर 27 और 1911 कलकत्ता में आपका यहाँ पे, ठीक है भैया। तो 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में आपका गाया गया। अभी देखो यहाँ पे राष्ट्रीय ज्ञान की बात हुई है, सॉरी राष्ट्रीय गान की यहाँ पे बात हुई है, तो राष्ट्रीय गान की बात हुई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली यही जन गण मन, ठीक है। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 11 जो है दिसंबर 1911 को लिखा गया। और यह अभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय गान है किसके थ्रू लिखा गया, तो यह किसके थ्रू लिखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके थ्रू लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू लिखा गया। और कब लिखा गया, तो 11 जो है दिसंबर 1911 में लिखा गया, ठीक है। और यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में गाया गया था। ये क्या है, राष्ट्रीय गान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मोस्ट ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर 9 क्वेश्चन है कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, अंग्रेजों के साथ संधि की, होम रूल लीग से अलगाव हुए, भी पूर्ण स्वराज की मांग हुई यहाँ पे, ठीक है। चलो तो भैया यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग के साथ में क्या किया, गठबंधन किया इन्होंने, ठीक है जी, ओके। सो भैया यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। एक्चुअली 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। देखो अगर बात करें कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, 1916 में। अगर बात करें सूरत अधिवेशन कब हुआ, 1907 में। कांग्रेस का विभाजन कब तक बना रहा, 1916 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली पूछा जा सकता है, इसलिए पहले से ही सतर्क रहे। लास्ट और ये 10 क्वेश्चन से आगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण यानी कि 1885 से 1905 भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, भारतीय राष्ट्रवाद का पहला या प्रारंभिक चरण। देखो इसको ना मध्य भी कहते हैं, मध्यम भी कहते हैं और उदारवादी भी से कहा जाता है, ओके। चलो अभी यहाँ पे भारतीय राष्ट्रवाद की बात हुई है। पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है, टाइमिंग है। और प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्य जो है वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी और जो है अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। इसे जो है मध्यम चरण भी कहा जाता है। मैंने कहा ना इसे मध्यम चरण भी कहा जाता है। इसका पर्पस क्या था, क्यों लाया गया था, एक्चुअली से इसलिए लाया गया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करनी थी, मेन उद्देश्य यहाँ पे यही था। चलो हिस्ट्री कंप्लीट हुई, अब बढ़ते हैं ज्योग्राफी टेस्ट की तरफ। बहुत बेहतरीन है, फटाफट यहाँ पे वॉच कर लेते हैं, टाइमिंग वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे फर्स्ट क्वेश्चन है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ में भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो वो है हमारा क्या, बांग्लादेश। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर इसके साथ में कितने देश भारत देश के साथ में, ठीक है ना, अपनी सीमा साझा करते हैं, वो है 7 यहाँ पे, जिसमें बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ में बांग्लादेश, और सबसे कम सीमा साझा करता है यहाँ पे क्या, अफगानिस्तान भारत के साथ में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, और वो है कौन सा, किन्नौर जिला। यह आपका भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्या है, ओके, स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हिमाचल, देखो ये किन्नौर कहाँ पर है, किन्नौर जिला भी पूछा जा सकता है, तो याद रखो हिमाचल प्रदेश का है ये किन्नौर जिला, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, और इस जिले की सीमा तिब्बत चीन के साथ में लगती है, ओके, है कि नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखने वाली चीजें हैं, ओके, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, बताना है निम्नलिखित में से किस देश के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। तो इसमें से वो कौन सा देश है जिसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ नहीं लगती। मैंने कहा 7 ऐसे देश है जिसके साथ में लगती है, इसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, भूटान भी है, चाइना वगैरह, नेपाल वगैरह ये भी है, म्यांमार भी है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। आपको पता है ना, ये है यहाँ पे आपका पाक जलडमरू मध्य जो है उससे अलग हो चुका है श्रीलंका अपने भारत से। पहले लगती थी भैया, लेकिन अब अलग हो चुका है। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से अलग करती है अब। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश था और है,
अब देखो, जिसे भारत के पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग कर देती है, तो अब सीमा साझा नहीं करती, पड़ोसी देश तो है। श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा है, जिसकी भौगोलिक सीमा से कोई देश नहीं लगा हुआ। चलो नेक्स्ट है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है। मैंने भी बताया था ना, भारत की जो सीमाएं हैं वो कितने देशों से लगती है, तो भैया 7 देशों से, यानी कि भारत की जो सीमाएं हैं 7 देशों के साथ में अपनी सीमाओं को साझा करती है। अभी एक बार देख लो आप, वो जो यहाँ पे 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो भैया यहाँ पे 7 पड़ोसी देश है, इसमें म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। देखो तो नल्ला पाकिस्तान तो भैया, ठीक है ना, तभी तो देखो कहता है कि जो है कश्मीर दो, कश्मीर दो। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में ब्लैंक किससे घिरा हुआ है। त्रिपुरा अपने ही उत्तर, अपने ही पश्चिम और अपने ही यहाँ पे जो है दक्षिण में किससे, यानी कि तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है। आपको पता है ये किससे घिरा हुआ है, यह और किसी से नहीं, तो भैया यह बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अभी यहाँ पे देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी सीमा, कितने किलोमीटर तक की सीमा साझा करता है, तो देखो यहाँ पे आप, ओके 4096.7 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ में। बार बार ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे रिपीटेड कर रही हूँ, बार बार बता दे रही हूँ। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है स्क्रीन पर। भारत में विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक सरहद बनती रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी। तो भैया आपको पता है ना, नल्ला पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन ड्रॉ है वो आपको पता है रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है ना। ये की गई थी कब, कैसे की गई थी भैया, 17 अगस्त 1947 को की गई थी। ओके चलो अभी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। अब पाक स्टेट लाइन ये श्रीलंका और भारत के बीच में है, और डुरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, और मैकमोहन ये भारत और चाइना के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैल्यूट वाले क्वेश्चन से, गजब एकदम होता मस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर हमारा 7 क्वेश्चन आपके सामने हैं, कोई डाउट्स नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। किस एक के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती दबाव या फिर निवर्तनीय मानसून। तो भैया यहाँ पे जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न में से किस एक के कारण। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भैया भारत पूर्ण रूप से जो है मानसून पर डिपेंडेंट भी रहता है, और यहाँ पर कृषि प्रधान देश है, और ये एक गांव का, यानी कि बहुत इसमें मोस्टली गांव ही है, ठीक है ना। सिटी क्या है, कम है। अब बात करें सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है भैया, गाँव ही बसे हुए हैं आपके, और गाँव के जितने भी लोग हैं उनका व्यवसाय क्या है, कृषि ही है। क्लियर। चलिए, तो आपको पता है कि मानसून यहाँ पे भारत में सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है। किस राज्य में, केरल राज्य में सबसे पहले भारत में मानसून प्रवेश करता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है स्क्रीन पर 8 क्वेश्चन। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है, तो बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है जी। ओके चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो ग्रीष्मकालीन की तो बातें बता दी, अब शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में क्या होती है आपकी, तो ये होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ग्रीष्मकाल की तो अभी हमने देखी है, और शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम की ओर होती है। और भारत में 92% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के ही कारण होती है आपकी, इससे ही प्राप्त होती है। ओके नेक्स्ट है, बात करें पश्चिमी विक्षोभ, जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थल क्या है। काला सागर, कैस्पियन है, भूमध्य सागर या फिर अरब सागर है। तो भैया पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थल क्या है, यहाँ पे भूमध्य सागर है। क्या है, भूमध्य क्या है, सागर है। चलो अभी बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली जो चक्रवाती विक्षोभ है वो शीत ऋतु में वर्षा करती है, जो रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और इसमें तेज हवाओं के चलने से गरज के साथ में क्या होती है, वर्षा भी होती है।
ओके चलो देखो, उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवाती विक्षोभ शीत वर्षा जो है ऋतु में वर्षा करती है और यह रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। ठीक है, अब भारत में कितनी जो है फसली ऋतुएं यहाँ पे पाई जाती है भारत में, तो आपको पता है कि भारत में जो है यहाँ पे अगर बात करें 2 फसली ऋतुएं पाई जाती है। आप देखो भैया जो यहाँ पे है, और सॉरी 2 नहीं है भैया 3 है, क्या है भैया 3 है। ठीक है जी, हाँ ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट हो जाना है, सॉरी ऑप्शन बी राइट हो जाना है। अब वो 3 जैसा आपने सुना है जो है यहाँ पे रबी, खरीफ और जायद, जी हाँ, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता है रबी, जायद और खरीफ, यहाँ से ये पूछा जाता है कि ये जो फसल है ये आपकी रबी की है कि जायद की है या फिर मोस्टली जो है खरीफ की है। तो भारत में 3 फसली ऋतुएं हैं, रबी है, खरीफ है और भैया जायद है। ठीक है ना, ये पाई जाती है। रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों है। पूछा जाएगा, सीधा सीधा बताना है चना आपकी किस फसल का एग्जाम्पल है, तो रबी का है। ठीक है, अब देखो अगर रबी की फसल की बात करें भैया, यह आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और यह गर्मी के प्रारंभ में मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। तो इसकी टाइमिंग ये भी पूछता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। अब खरीफ की फसल की बात करें तो यहाँ पे इसमें धान, ज्वार, बाजरा, ये तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब यह जो है जिसे हम जुलाई अगस्त में क्या करते हैं, बोते हैं, और अक्टूबर नवंबर के महीने में से हम काटते हैं। और जायद की फसल आपकी देखो करेला, ककड़ी, तरबूज है, यह मार्च अप्रैल माह में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक है, ओके तो मैंने यहाँ पर देखो आपको बताया है रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। ठीक है ना भैया, तीनों की मैंने टाइमिंग बताई हुई है, तीनों के मैंने यहाँ पे आपको बता दिए कौन कौन से यहाँ पे जो है किस किस जो है फसल में कौन कौन सी फसलें आपकी होती है। ओके, और कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। खरीफ की फसल भैया बात करें जुलाई अगस्त में बोई जाती है और ये अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जायद की फसल आपकी यहाँ पे अगर बात करें मार्च अप्रैल माह में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक है, चलो भाई देखो यहाँ से ना क्वेश्चंस आपका आता है। अभी यहाँ पे हमारी ज्योग्राफी भी फिनिश हुई, फाइनली अब स्टार्ट होती है पॉलिटी टेस्ट। ओके चलो बढ़िया मस्त होता एकदम गजब तरीके से क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं 1 बाय 1। ओके चलिए अब स्क्रीन पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत क्या है। बात करें भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की अवधारणा है उसका स्रोत क्या है। यूएसए से लिया गया है या फिर आपका यूके से लिया गया है, फिर जापान से, भैया कहाँ से लिया है, तो यह यूएसए से। देखो आपको पता है कि मौलिक अधिकार है, ऐसे ही हमारे जो है राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व सिद्धांत है वो आयरलैंड से ले गए हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ें रूस से ली गई है, कुछ कहीं कहीं से ब्रिटेन वगैरह से, इस तरह से है ना। यहाँ से भी आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन मानो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। जी हाँ, अभी देखो हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के। अभी देखो जैसे यूएसए से आपके क्या क्या मौलिक अधिकार ले गए हैं, यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी यहीं से लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति का भी, महाभियोग का प्रावधान भी यहीं से लिया गया है यूएसए से। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल व्यवस्था के प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यहाँ से समवर्ती सूची ली गई है, फ्रांस से भैया समानता लिया गया है और स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है प्रावधान ग्रहण किया गया है। ऑस्ट्रेलिया बहुत, ये समवर्ती सूची बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो समवर्ती सूची है यह कहाँ से लिया गया है, यह किस देश से लिया गया है, तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, इन तीनों को फ्रांस से जो है यहाँ पे कैचअप किया गया है। ठीक है भैया, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन से, बड़ा ही दमदार होता मस्त। भारतीय संविधान की बात करें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लेगा, अभी बताया ना मैंने, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व अभी बताया था मैंने लास्ट में भैया, कहाँ से टपके हैं ये आपको बताया था कि नहीं बताया था, बताया था कि फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, फ्रांस के संविधान से इन चीजें हमने यहाँ पे ली है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अब इसमें बताना है कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता इसमें नहीं है, वो बतानी है। ठीक है, तो भैया देखो त्रिस्तरीय सरकार है यहाँ पे, बिल्कुल सार्वभौमिक
अवैध मताधिकार भी है, सबको वोट देने का अधिकार है। यहाँ पे गरीब है अमीर है कोई भी है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यहाँ पर है, जी हाँ है, लेकिन क्या चीज़ नहीं है, ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान सबसे छोटा है और लिखित संविधान है। तो भारत का जो संविधान है, आओ मैं समझाती हूँ वो कैसा है। देखो, भारत का जो संविधान है वो छोटा नहीं है, जबकि यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसमें 22 भाग है, 12 इसमें अनुसूची है और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद यहाँ पर हैं। ठीक है, ये है भैया, तो छोटा नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है, और ये होता है 9 दिसंबर 1946 को। कब होता है, ये होता है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है जी, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी देखो यहाँ पे बात की गई है हमने किसकी भैया, संविधान सभा की। संविधान सभा के अधिवेशन की बात की है, पहला कब होता है। अभी देखो जो संविधान सभा है इसकी बात करें, इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी। तो ये ना, एक तो अस्थायी एक स्थायी। देखो अस्थायी कौन होते हैं, यहाँ पे होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, फिर संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए, 11। पहला अधिवेशन कब हुआ वो हमने देखा। 11वां अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। भारत का जो संविधान है इसमें 11 अधिवेशन होते हैं। पहला अधिवेशन मैंने बताया कब हुआ, जो 11वां अधिवेशन है उसकी जो लास्ट यहाँ पे टाइमिंग थी उसी समय अंतिम दिन 26 नवंबर था 1949, उसी टाइम संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो कौन थे पहले अध्यक्ष, यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके जी, चलो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। क्या नहीं है, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। देखो अर्ध संघीय संरचना है, शक्तियों का वितरण है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, सारी चीजें यहाँ पे इसमें है भारत के संविधान में। लेकिन सभी यहाँ पे प्रतिबद्ध न्याय होंगे, यानी कि अगर न्याय किसी को चाहिए तो प्रतिबद्ध रूप में होंगे, सही पूर्ण से न्याय नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ें आपकी नहीं इसमें दी गई है। वैसे अगर हम वैसे बात करें ना, जो रियल लाइफ है, तो रियल लाइफ में जो न्याय जिसको मिलना चाहिए वो मिलता भी नहीं। कुछ ऐसा होता है कांड, जैसे पश्चिम बंगाल में वो लड़की का कांड हुआ था, तो बताओ क्या उसमें किसी को कुछ फांसी वासी हुई है। ठीक है, तो कुछ केस ऐसे भी है, लेकिन भैया यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। क्या सुरक्षित करना है, इसका मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित करना है, वो है व्यक्ति की गरिमा और उसकी राष्ट्र की एकता और अखंडता को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य यही है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और उसकी राष्ट्र की एकता को, अखंडता को यहाँ पे सुनिश्चित करना, यानी कि हर नागरिक को यहाँ पे सब चीज़ का अधिकार है। जो भी वह करना चाहता है, करना चाहती है, जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी भैया, ठीक है, वो सब वर्ग कर सकते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ही, ठीक है, यही इन्होंने ही जो है रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया। तो अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए जो भारतीय संविधान है उन्होंने किस देश से संदर्भ लिया है, बताना है। जी हाँ, तो यहाँ पर है जी हमारा कनाडा। यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन भैया ये पूछा गया है, घुमा फिरा के कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ है ये कहाँ से ली गई है, तो बस कनाडा से ली गई है। और कहाँ से ली गई है, ठीक है। चलो अभी देखो, एक साइड में भारतीय संविधान के प्रावधान है, एक साइड में देश है।
जैसे कि अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा से, मौलिक अधिकार यूएसए से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इसको क्वेश्चंस को रिमूव नहीं करना है, इस चैप्टर को ही रिमूव नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ जो स्वरूप है वो क्या है, ये बताना है। सहकारी संघवाद है, परस्पर विरोधी संघवाद है, सौदाकारी संघवाद है, केंद्रीकृत संघवाद है। तो भैया वो क्या है, सहकारी संघवाद है। ओके, चलिए अभी देखो हम बात करें, कुछ यहाँ पे परिभाषा है पूछी जा सकती है कि भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, किसके अनुसार यह है ग्रेनविले ऑस्टिन के अनुसार। फिर भारत का संविधान क्या है, एक अर्ध संघीय है, यह है केसी विहियर के अनुसार। तो कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट तो पूछी जा सकती है भैया, इसलिए आपको ये क्या करनी है, याद रखनी है। और ये मैंने यहाँ पे आपके लिए स्पेशली यहाँ पे कि चलो उसको इंक्लूड कर देते हैं। सो जस्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे साइंस का टेस्ट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही 10 क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो जलीय स्थानांतरण का सिद्धांत है, इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसकी खोज का श्रेय सीधा सीधा आर्किमिडीज को जाता है। किसको जाता है? आर्किमिडीज को जाता है। चलो भैया अभी देखो यहाँ पे इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या। एक्चुअली जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसकी अगर हम बात करते हैं, ये आपका क्या है। देखो, जब आप नहाते हैं तो नहाते समय पानी से भरा हुआ एक टब है, उसमें आप कूद जाते हैं। भैया पानी से भरा हुआ टब रखा हुआ है, आप नहाना चाहते हैं तो आपने छलांग मारी, उसमें कूद गए, ठीक है ना भैया, आप उसमें कूद गए नहाने के लिए, बढ़िया गर्मी वर्मी है। तो जब आप उसमें कूदते हैं तो कुछ पानी, जब आप उसमें कूदेंगे यानी कि बैठेंगे, ठीक है, खड़े होंगे, तो कुछ पानी बाहर निकलता है। सिंपल ही है, यह पानी का विस्थापन है। देखो, जब टब भरा रखा है उसमें आप कूदते हैं, बैठते हैं, तो पानी बाहर निकलेगा कुछ, तो वो क्या हुआ, उसका विस्थापन हुआ। देखना आर्किमिडीज का सिद्धांत, वस्तु के पानी में डूबने पर यही विस्थापित पानी उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है। अब जैसा वो बंदा भैया यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है जी, ठीक है भैया, बैठा हुआ है, फिर उस वस्तु पर फिर ऊपर की ओर वो क्या लगाता है, बल लगाता है। चलो अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन से साइंस का, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर डिपेंड है? तो यह भी यहाँ पर किसका है भैया, आर्किमिडीज का ही है। किसका है भैया, ये भी आर्किमिडीज का ही है। चलो, जैसे मैंने कहा अभी पानी वाला एग्जाम्पल्स दिया था ना, फोर वही है। नेक्स्ट देखो, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंग गति का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा ही किस चीज़ का उदाहरण है? एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा हवा में उत्पन्न एक अल्ट्रासोनिक तरंग गति का एक एग्जाम्पल से, और यह है आपका क्या, यहाँ पे अनुदैर्ध्य। कैसा है भैया, ये है आपका एक अनुदैर्ध्य यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो हम समझते हैं, अगर हम तरंग की बात करें तो भैया जो तरंग है वो आपकी दो प्रकार की होती है। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और एक यांत्रिक तरंग होती है। यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ठीक है भैया। तो तरंगे दो प्रकार की होते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय और तरंग जो है यहाँ पे यांत्रिक होते हैं। और फिर ये जो यांत्रिक तरंगे की बात करेंगे, ठीक है, ये दो प्रकार की होते हैं। अनुदैर्ध्य की इकाई क्या है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर है मीटर। ओके, सो बी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। चलो सो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारा चल रहा है, और स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रासरवीय तरंगों यानी कि अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। चलो, चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना, जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करना, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करना, या फिर आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। देन बात करते हैं 5 यहाँ पे जो है क्वेश्चंस का राइट आंसर डी होगा। देखो, जो प्रासरवीय तरंगे होती है, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है, उसका यूज़ ये नहीं है कि वो यहाँ पे वायुयान का पता लगाए, जबकि चमगादड़ अपने शिकार का पता लगाता है, जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात की जाती है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं होगा। अभी देखो, अगर हम बात करें जो ये आकाशीय क्षेत्र वायुयान का पता लगाने के लिए अब हम किसका यूज़ करते हैं भैया,
अब जब हम पराश्रव्य तरंगों का यूज नहीं करते हैं तो फिर किसका करते हैं? बिल्कुल मैं बताऊंगी। देखो हम किसका करते हैं, फिर रडार का करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि जो निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, ये बताना है। गैस, निर्वात, द्रव और धातु। देखो ध्वनि तो सभी समझते हैं ना, ध्वनि आवाज, साउंड जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में बात करें ठीक है, क्योंकि पता है आजकल कुछ ज़्यादा ही आप इंग्लिश बोलते हैं सभी। तो भैया वो है निर्वात। चलो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्म से बात कर लेते हैं। वायु में ध्वनि को अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग के रूप में जाना जाता है और ध्वनि जो तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है और यह संपीड़न और विरलन से बनती है आपकी जो ध्वनि साउंड्स होता है। ठीक है, और यह निर्वात में आपकी नहीं यहाँ पे ध्वनि को मापा जाता। नेक्स्ट है 7, निम्नलिखित में से जो है किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे जो तरंग दैर्घ्य है वो होती है? पराबैंगनी, रेडियो, गामा या फिर अवरक्त। ओके, चलो तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, रेडियो तरंगे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 8 क्वेश्चन है, बड़ा ही दमदार, होनहार, मस्त क्वेश्चन से भैया। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? इनमें से कौन सा पदार्थ एक क्या है? ध्वनिक पदार्थ है, बताना है। लकड़ी, रबर, पानी या फिर लोहा? तो भैया यहाँ पर क्या है आपका? लोहा होगा राइट आंसर। ठीक है, ओके जी। मोस्टली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो होती है सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी? तरंग दैर्घ्य, आवर्ती, वेग या फिर आयाम? क्या होती है? तो मैं बताऊं यहाँ पे इसका सही आंसर होगा क्या? तरंग दैर्घ्य होती है। समान जो प्रावस्था में जो कंपायन होता है माध्यम के किन्हीं दो होते हैं तरंग दैर्घ्य, इसमें सबसे निकट कणों के बीच की दूरी जो है तरंग दैर्घ्य की आपकी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? निर्वात, लोहा, पानी या फिर वायु है? तो यहाँ पे बात करें सबसे बेस्ट जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लोहा। ठीक है, तो ध्वनि की गति सबसे तेज ध्वनि की गति सबसे तेज लोहे में होती है भैया, लोहे में होती है ध्वनि की। ओके, नहीं कि निर्वात में आपकी। चलो अभी देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जैसे निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर पर सेकंड होती है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, जल में इतनी होती है, लोहे में देखो भैया सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, वैसे पूछे वायु में भी होती है, जल में भी होती है, लोहे में भी होती है, लेकिन यहाँ पर बस यही बात है कि भैया निर्वात में 0% होते नहीं होते। अब टेस्ट है यहाँ पे सामान्य जागरूकता का, यानी कि जीके जीएस का। फाइनली बहुत बेहतरीन बस, और हम अपने लास्ट सेशन की ओर गुजर रहे हैं, जिसमें ओनली हम 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं, ये बताना है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ये हैं 5 जो भारतीय राज्य हैं वो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब देखो वो 5 राज्य कौन कौन से जो कि नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल मैं बताने वाली हूँ। तो इसमें है यहाँ पे देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। वैसे मैंने ये वाला सेशन आपको ट्रिक के माध्यम से भी कराया हुआ है, अगर आप मेरे सेशन कंटिन्यू वॉच करते हैं ना तो ट्रिक भी कराई हुई है। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले यहाँ पे राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। और चीन से भैया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पे सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है। चलो नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान या फिर ये सभी? तो भैया नेपाल के साथ में भी, चीन के साथ में, भूटान के साथ में भी सभी राइट होगा ना। ठीक है, और आपको पता है त्रिपुरा 3 ओर से जो है घिरा हुआ है बांग्लादेश से। नेक्स्ट है सिक्किम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ में, पश्चिम में नेपाल के साथ में और उत्तर पूर्व में चीन के साथ में और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ में साझा करता है। ये यहाँ पर इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, पॉइंट्स हैं, सो आप इसे भी यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, चलो आगे नेक्स्ट है स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ में भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश एक ऐसा देश है, आपको पता है भारत के साथ में 7 जो यहाँ पे देश है वो अपनी सीमा को साझा करते हैं, जिसमें बांग्लादेश सबसे टॉप नंबर पे रहता है और अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ में। करता है लेकिन बहुत कम करता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती?
पाकिस्तान, भूटान इन सबके साथ में लगती है भैया, लेकिन श्रीलंका के साथ में नहीं लगती। आपको पता है श्रीलंका जो है जलडमरू मध्य, ओके, जो यहाँ पे जलडमरू मध्य है उसके थ्रू, पाक स्टेट के थ्रू यहाँ पे इन दोनों को अलग कर दिया गया है। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती है, मैंने बताया था। अभी देखो वो 7 देश कौन कौन से हैं यहाँ पे, देख लो, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है भैया। अभी बात करते हैं त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किसके जो है और 3 तरफ से घिरा हुआ है? बांग्लादेश। मुझे ऐसा लगता है शायद ये मैंने आपको करा दिए, ठीक है। चलो हाँ, अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी? कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस, ठीक है ना भैया। अभी देखो कुछ कैपिटल वाले हैं, अभी यहाँ पे देखो चीन की कैपिटल बीजिंग है, कोस्टा रिका की सान जोस है, भारत की तो पता ही है भैया, और बांग्लादेश की ढाका है, ठीक है। स्क्रीन पर 8 क्वेश्चन से देखो, जो रुपए होता है ना, जो रुपए 100 की भारतीय मुद्रा पर राशि कितनी भाषाओं में लिखी होती है? वो 17 भाषाओं में। आपको पता है ना जो नोट होता है, और इधर जो है आप ध्यान से देखना, कुछ लिपियाँ लिखी होती है, भाषाई लैंग्वेज, ठीक है। वो कितनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखी है? वो 17 लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है उस नोट पर, उस रुपये पर, उस जो ये यहाँ पे पैसा, सॉरी, जो वो नोट होता है, नोट, रुपये नहीं, ठीक है, सॉरी, वो होता है नोट जो कागज वाला होता है। अग्रभाग पर संप्रदाय अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया है। पीछे की तरफ एक भाषा पैनल है जो भारत की 22 अधिक भाषाओं में से हैं। 15 भाषाओं में नोट के मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से क्या क्या लिखे गया है, अग्रभाग पर कौन सी भाषा है, ये भी मैंने बता दी। माले की राजधानी क्या है भैया? मालदीव है। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, मालदीव हिंद जो है महासागर में स्थित क्या है? एक प्रवाल द्वीपों का एक समूह है, और मालदीव में 1192 क्या है? टापू है, जिसमें से 200 पर क्या है? स्थायी आबादी निवास करती है, और इसकी राजधानी क्या है? माले। अब बस लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, लास्ट। अब लास्ट है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त निम्नलिखित में किस देश में है? डेनमार्क, फ्रांस, स्कॉटलैंड या फिर इटली? तो यहाँ पर यह है इटली देश में, ठीक है। और यहाँ पर आज का सेशन कंप्लीट हुआ, आप इसको भी वॉच कर सकते हैं, और ये भी मेरा ही सेशन है, इसे भी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेरी हमारी, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन कैसा लगा? बहुत मस्त होता, 50 क्वेश्चंस की सीरीज थी, और जब तक एग्जाम नहीं होगा, जितने भी डेज बचे हुए हैं यहाँ पे, ओके, जितने दिन उतने महामैराथन आपके कंटिन्यू ऐसे ही चलेंगे ऑल सब्जेक्ट्स के। तो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।